हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो इसके रिगार्डिंग मैं छोटी सी समरी दे दूं। ये जो वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ ये पूरी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी सीरीज होगी इसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो या वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, उसके रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें आती हैं हम सब इस सीरीज में कवर करेंगे। पॉपुलर अमेंडमेंट्स हो गया, एक्ट्स हो गए, हिस्ट्री क्या रही कॉन्स्टिट्यूशन की, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो करंट में अभी इवेंट्स चलते हैं, करंट अफेयर्स जो रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, वो भी हम इस सीरीज में कवर करेंगे। तो और हम बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग मेरी फर्स्ट वीडियो है कि सबसे पहले 3 क्वेश्चन इसमें हम कवर करने वाले हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहले तो जिस चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं हमें वो पता रहना चाहिए कि वो क्या है, कि संविधान किसे कहते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हम आगे आते हैं। और तीसरा है कि कोडिफाइड और अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। ये इसकी डेफिनेशन है, हम इस पर थोड़ी देर से आएंगे। पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि संविधान क्या है। तो आप सभी ने देखा होगा कि गेम्स होते हैं, जो क्रिकेट हो गया या बैडमिंटन हो गया, उसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं। जो सर्टेन रूल्स होते हैं ना, वो उस गेम को डिफाइन करते हैं। जैसे कि क्रिकेट का रूल होता है कि अगर आपने बॉल को बाउंड्री को उस तरफ डायरेक्ट मार दिया तो वो 6 कहलाता है, और अगर आपने वाइट क्रीज को उस तरफ अपना पैर रख दिया तो वो नो बॉल कहलाती है। ऐसे ही सेम बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, सब में रूल्स होते हैं। तो वो जो सर्टेन रूल्स होते हैं वो उस गेम को चलाते हैं। सेम तरीके से हमारी कंट्री में भी कुछ रूल्स होते हैं जो हमारी होल कंट्री को चलाती है। तो उन्हीं रूल्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। बस इतना ही है, इसको एग्जाम्पल से समझो तो बहुत इजी पड़ता है। और अब इसको डेफिनेशन से समझते हैं। क्या कहते हैं, ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स। इधर पे 2 वर्ड्स यूज हो रहे हैं, फंडामेंटल और प्रेसिडेंट्स। इनका जो मीनिंग है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आगे भी आपके काम आएंगे। तो इसमें जो फंडामेंटल का मतलब होता है, हिंदी में तो मौलिक होता है, हमारे मौलिक अधिकार, बट जो फंडामेंटल का मतलब होता है वो नींव होती है, फाउंडेशन। कहते हैं ना कि अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है, नींव अच्छी नहीं है तो घर गिर जाता है। सेम इसमें भी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की नींव है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, वो हम आगे आके पढ़ेंगे। अगर वो ही सही नहीं रहे, अगर वो ही मजबूत नहीं रहे, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ रूल बुक, दैट्स इट। सो और बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल और एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट का मतलब होता है पास्ट में कोई ऑफिशियल डिसीजन लिया गया हो, ऑफिशियल रूल बनाए गए हो, जो हमें आगे चल के भी उनको निभाना है, उनके साथ ही चलना है। तो इधर प्रेसिडेंट का मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इज एक्नॉलेज्ड टू बी गवर्न्ड। अब इधर स्टेट का मतलब हमें समझना बहुत जरूरी है। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 2-3 जगह दिया भी है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं है। स्टेट का मीनिंग जो होता है इधर पे होल गवर्नमेंट, पूरी इंडिया की जो गवर्नमेंट होगी, जो कोई भी हो, पार्लियामेंट हो या यूनियन गवर्नमेंट हो, स्टेट हो, लोकल हो, गवर्नमेंट के अधीन जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं, अथॉरिटीज आ जाती हैं, उसको हम स्टेट कहते हैं। तो ये बोला गया है, बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल और एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू विच स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इज एक्नॉलेज्ड टू बी गवर्न। अब आप समझ गए होंगे कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, वो अकॉर्डिंग टू विच स्टेट, और जो हमारी गवर्नमेंट है उसको किस हिसाब से गवर्न करना है, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और इसमें 2 पॉइंट्स ये हैं कि जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे भारत देश का है, इंडिया का है, 1,46,385 वर्ड्स का। और जो शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो है मोनाको का। मोनाको एक यूरोपियन कंट्री है, उसका है, छोटी ही कंट्री है, इसलिए 3,814 वर्ड्स में है वो कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझा कि संविधान क्या है। अब आ जाते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसको मैंने 8 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, समझते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये हमें पता ही है कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी लैंग्वेजेस हैं, कितने रिलीजन्स हैं, कल्चर डिफरेंट टाइप का है। तो उन सबको जोड़ने के लिए, सबके लिए एक लॉ एस्टेब्लिश करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया
कि इसमें मतभेद ना हो, इक्वलिटी बनी रहे। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सेकंड, डिसीजन मेकिंग पावर। अब डिसीजन मेकिंग पावर की जो जितनी भी जनसंख्या है, जितनी भी कंट्री टेरिटरी के अंदर लोग आते हैं, उनका डिसीजन कौन लेगा? नॉर्मल सी बात है, गवर्नमेंट लेती है, तो उसके जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है तो उसको डिफाइन करता है कि क्या क्या डिसीजन लेने हैं उस गवर्नमेंट को। तो ये डिसीजन मेकिंग पावर। सेकंड, एश्योरेंस। एश्योरेंस बहुत जरूरी है। सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन एश्योर करता है कि आपके हित में ही गवर्नमेंट काम करेगी, ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट है ये। अब आ जाते हैं लिमिटेशंस ऑन पावर ऑफ स्टेट। अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो चुनी जाती है उसके पावर्स पे लिमिटेशन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपने देखा है कि मोनार्की में क्या होता है, अगर लिमिटेशन नहीं हो जाती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कोई लिमिटेशन नहीं थी तो उसने जिस हिसाब से हम पर रूल किया और जिस हिसाब से वो एक्ट्स लाते थे वो हमारे विरुद्ध ही लाते थे। अगर लिमिटेशंस होती तो वो कहीं से भी इतने रूल्स वगैरह और लॉज हमारे विरुद्ध नहीं ला सकते थे। अब लिमिटेशंस है कि कोई भी बिल पास करना है तो वो दोनों हाउसेस से उस पर भी हम आगे आएंगे। तो लिमिटेशन ऑन पावर ऑफ स्टेट ये बहुत जरूरी है। अब आ जाता है फिफ्थ, एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। ये भी एस्योरेंस में आ जाएगा कि एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी की जो भी गवर्नमेंट काम करेगी, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि वो होल सोसाइटी को लेके चलेगा, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए काम करेगा। और जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनको एश्योर करेगा कि आपके साथ मतभेद नहीं होगा, आपको भी जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, उसके हिसाब से ही चलाया जाएगा कि सब लोग ही इक्वल है। अब आ जाते हैं, ये हो गया। अब आ जाते हैं मोरल आइडेंटिटी। 6 पॉइंट। मोरल आइडेंटिटी, कॉन्स्टिट्यूशन सब सिटीजन को अपनी एक आइडेंटिटी देता है कि आप एक भारत के नागरिक हैं और आपका जितना ही सामने वाले का हक है आप अपने देश पर, उतना ही आपका है। तो ये आपको एक आइडेंटिटी देता है। आवर राइट्स एज अ सिटीजन। अब जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें हमारे राइट्स डिस्क्राइब करता है कि हमारे राइट्स क्या क्या हैं, हमें किस हिसाब से, अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम उस हिसाब से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे राइट्स बताता है। और कोऑर्डिनेशन, लास्ट, कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो आपने देखा है कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है। तो ये हमें एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देता है कि कैसे गवर्नमेंट गवर्न करेगी, उसकी क्या लिमिटेशन होगी। तो इस हिसाब से एक कोऑर्डिनेट इन्वायरमेंट बनता है। तो हम अपने अब थर्ड और लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कोडिफाइड एंड अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ए कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशन इन विच की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर कलेक्टेड विद इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। इट इज कॉमनली नोन एज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है कि इधर पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का मतलब वही रूल्स है जो जिसको पूरी होल कंट्री को गवर्न करते हैं। तो वो जो रूल्स हैं वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट में फ्रेम है अगर, तो उसको हम कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जो कि हमें पता है कि हमारी इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक है उसी में सारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। तो इसकी कंट्रीज जितने इनकी कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है वो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जर्मनी एंड साउथ अफ्रीका। तो आप समझ गए होंगे कि कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। जितने भी रूल्स हैं वो एक बुक में अगर फ्रेम है, ठीक है ना, तो उसको कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं एन अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज मेड अप ऑफ रूल्स दैट आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो और अनकोडिफाइड उसे कहते हैं कि जितने भी रूल्स हैं वो एक ही सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में फ्रेम ना हो, वो वैरायटी ऑफ सोर्सेज में फ्रेम हो, वो अलग अलग वैरायटी ऑफ सोर्सेज में वो कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी रूल्स हैं वो लिखे एक सिंगल डॉक्यूमेंट में ना हो, तो उसको हम अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और ये बहुत ही फेमस है कि जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, उसका अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है। और भी है न्यूजीलैंड, इजराइल, सऊदी अरेबिया, इनका अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं कोडिफाइड और अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन का। फर्स्ट है इसमें इजी टू अंडरस्टैंड। इसको मैं अब एग्जाम्पल से बहुत इजी समझा देता हूँ। जब अपन बुक खोलते हैं ना आखिरी में एग्जाम पढ़ने के लिए, तो अगर एक ही बुक में हमें सारा सिलेबस मिल जाता है तो हमें बहुत इजी पड़ता है, कहीं और दूसरी जगह से हमें सर्च नहीं करना पड़ता। और एक ही जगह सब मिल जाए तो कोई नहीं चाहता। जैसे
मार्केट होता है, अगर वहीं सब कुछ मिल जाता है तो हमें पसंद आता है ना, वैसे ही कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर एक ही बुक में सब कुछ सारे रूल्स हैं, सारे रेगुलेशंस हैं, तो हमें समझने में आसानी होती है। और अनकोडिफाइड हार्ड टू अंडरस्टैंड, नॉर्मल सी बात है कि अगर वो वैरायटी ऑफ सोर्सेज में है तो हमें समझने में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जैसे ये रहता है ना, वही एग्जाम्पल की लास्ट में सिलेबस अगर हमें इधर उधर से कलेक्ट करना पड़े तो दिक्कत जाती है। तो अब सेकंड है ट्रांसपेरेंसी टू पब्लिक। अगर इसका मतलब है कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाइड है, अगर एक ही बुक में वो फ्रेम है, तो हमें समझने में और हमें उसको जानने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि जो भी अमेंडमेंट होते हैं वो हमारे ही सिलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव जब अपना वोट देते हैं 1/3, तो तब जाके वो अमेंडमेंट प्रोसेस होती है दोनों हाउसेस से, जब प्रेसिडेंट आखिरी में साइन करते हैं। तो इसके हम आगे इसकी प्रोसेस पूरी पढ़ेंगे। तो ये ट्रांसपेरेंसी टू पब्लिक, पब्लिक को समझने में और पब्लिक को इसमें पार्टिसिपेट करने में, लॉ बनाने में सहायक है। अनकोडिफाइड में ऑपिक सेम की ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब उसमें अगर अमेंडमेंट प्रोसेस, जैसे अनकोडिफाइड में अमेंडमेंट प्रोसेस नहीं होती, अगर गवर्नमेंट है और उसको रूल लाना है तो वो इजीली विदाउट अमेंडमेंट प्रोसेस रूल बना लेगी, तो इसमें पब्लिक को समझने में बहुत ही दिक्कत होती है। थर्ड, कोडिफाइड का एक डिसएडवांटेज है इनफ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल इसलिए नहीं क्योंकि अगर किसी को लॉ फॉर्म करना है तो उसमें अमेंडमेंट प्रोसेस बहुत लंबी होती है। कभी कभी आपने सुना ही होगा कि एक बिल गया था, वो बिल को 4-5 साल भी लग गए, तो अभी अभी एक बार रिजेक्ट हो गया, तो बहुत टाइम लगता है, तो इनफ्लेक्सिबल है। और जो अनकोडिफाइड है वो फ्लेक्सिबल, अगर कोई बिल जाता है, एक्ट जाता है, तो उसमें कोई ज्यादा प्रोसेस नहीं, उसमें कोई अमेंडमेंट प्रोसेस नहीं होती है और वो आसानी से लॉ बन जाता है। फोर्थ है सेफगार्ड अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो कोई भी अगर गलत गवर्नमेंट है जो मिसयूज करना चाहती है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको रोकता है कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट प्रोसेस होती है, 1/3 वोट चाहिए पड़ते हैं। तो इसको लाने के लिए हमें जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको ही मत देना पड़ता है, और आखिरी में उसको एग्जाम प्रेसिडेंट करता है। तो गवर्नमेंट चाहे के भी अगर गलत एक्ट लाए तो वो नहीं ला सकती, क्योंकि लास्ट में प्रेसिडेंट साइन करता है और हमारे पास जुडिशरी भी है जो कि इस गलत एक्ट को हटाने में मदद करती है। और अनकोडिफाइड में डेंजरस गवर्नमेंट मिसयूजेस। अगर अनकोडिफाइड में कोई गलत गवर्नमेंट है तो कोई भी अमेंडमेंट प्रोसेस नहीं होगी, वो इजीली ही अपनी पावर बनाने के चक्कर में वो कोई भी लॉ फॉर्म कर लेगी जिससे दिक्कत आ सकती है। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे कोडिफाइड और अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन के। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो 3 क्वेश्चंस की। अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।